Assalamu alaikum. I am Muhammad Ali, your friend, your tutor. Today we will discuss about the stress strain curve for a ductile material. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में एक सिविल इंजीनियर को जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उतनी ही एक मैकेनिकल इंजीनियर को भी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो जो है वो सिविल इंजीनियर के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट। अगर हम एक स्टील स्पेसिमेन की बात करें तो उसके ऊपर फोर्स लगाने से, स्ट्रेस लगाने से उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। तो वो किन किन हालतों से गुजरता हुआ फेलियर की तरफ जाता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस कह रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि फोर्स जो है जिसको हम P से लिख रहे हैं, P over A, that will be the stress, जिसको हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। तो स्ट्रेस जो है उसको हम सिग्मा से इंडिकेट कर रहे हैं और ये आपकी y डायरेक्शन में लग रही है, और स्ट्रेन जो है वो x डायरेक्शन में है और इसको हम एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अगर हम स्टडी करें तो इसके अंदर जैसे जैसे हम फोर्स लगाते हैं, मतलब स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेस लगाने से इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होती रहती है। और इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे मैं वो आपको आज वो पाथ बताऊंगा जो कौन कौन से पॉइंट्स एक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जब फोर्स एक्ट करती है, स्ट्रेन प्रोड्यूस करती है स्ट्रेस की वजह से, तो ये वाली जो लाइन है आपके पास, दैट विल बी दी first line when we apply stress on a steel specimen in UTM machine. तो ये point A will be known as plastic limit, या हम ये कह सकते हैं ये proportional limit है। This proportional limit and इसके साथ ही अगला जो पॉइंट आता है that will be known as elastic limit या इलास्टिक पॉइंट, जिसको हम E से इंडिकेट करते हैं। ये इसको हम P कहते हैं, ये दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रोपोर्शनल पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस आ रही होगी दैट स्ट्रेस विल बी नोन एज प्रोपोर्शनल स्ट्रेस, और इलास्टिक पॉइंट के ऊपर जो आ रही होगी स्ट्रेस दैट विल बी नोन एज इलास्टिक स्ट्रेस। तो इस एरिया के ऊपर, ठीक है, ये जो कर्व है इसके ऊपर अगर हम स्टील के ऊपर अनलोडिंग कर दें, स्टील स्पेसिमेन के ऊपर यूटीएम मशीन में हम लोडिंग को अनलोड कर दें, तो जो मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। लाइक मटेरियल इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। अगर हम इससे आगे जाएं तो अगला पॉइंट जो होगा आपके पास दैट विल बी दी यील्ड पॉइंट। हम इसको कहें तो ये यील्ड पॉइंट होगा, इसको हमने इस डायग्राम में बी से इंडिकेट किया हुआ है। यील्ड पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रेस को अगर हम इंक्रीज करें इलास्टिक लिमिट से तो ये वाली पॉइंट आ जाएगा, दैट विल बी नोन एज यील्ड पॉइंट, और इस पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस होगी वो यील्डिंग स्ट्रेस होगी। अब इस केस में स्ट्रेस जो है थोड़ी देर कांस्टेंट रहेगी, लेकिन स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेन इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे यील्डिंग स्टार्ट हो गई है, और ये वाला जो एरिया इस स्ट्रेट कर्व के नीचे जो एरिया आ रहा है, इस एरिया को हम इलास्टिक रीजन कहेंगे, इलास्टिक रीजन, ठीक है। और इलास्टिक रीजन से लेके ई पॉइंट तक, या हम जो लास्ट पॉइंट जो होगा इस कर्व का, इस एरिया को हम कहेंगे प्लास्टिक रीजन या प्लास्टिक बिहेवियर। इस एरिया में जो भी स्पेसिमेन का बिहेवियर होगा उसको हम इलास्टिक बिहेवियर कहेंगे, और इस एरिया से, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो बिहेवियर होगा स्पेसिमेन का दैट विल बी नोन एज प्लास्टिक बिहेवियर। ओके, सो नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। दिस पॉइंट, अब यील्डिंग पॉइंट से हम आगे जाएं तो
आपके पास जो अगला पॉइंट आएगा दैट इज द अल्टीमेट पॉइंट। तो अल्टीमेट पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी विल बी नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस। दी अल्टीमेट स्ट्रेस, इसको हम यू एल टी से भी लिखते हैं। और ये इस पॉइंट के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर ये स्पेसिमन जो है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और वो पॉइंट आपके पास हो जाएगा रप्चर पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट भी कहते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस आएगी दैट विल बी नोन एज रप्चर स्ट्रेस या फ्रैक्चर स्ट्रेस। तो यील्डिंग वाले एरिया को हम यील्डिंग ये यील्डिंग से लेके अल्टीमेट स्ट्रेस का जो एरिया है आपके पास, यील्डिंग से लेके अल्टीमेट का जो अल्टीमेट स्ट्रेस का एरिया दैट विल बी नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। तो इस रीजन को हम कहेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया दैट विल बी नोन एज नेकिंग। अब नेकिंग कौन सा पॉइंट होता है? नेकिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में या स्टील स्पेसिमन जब अंडर लोडिंग होता है तो नेकिंग वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होनी होती है, ठीक है, जहां से स्पेसिमन ने टूटना होता है। उस एरिया को या उस पॉइंट को हम उस स्पेसिमन में नेकिंग से ज़ाहिर करते हैं, नेकिंग कहते हैं उसको। ये तो हो गई कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या डिफरेंस है उसको हम लिखेंगे कि अगर कन्वेंशनल बेसिकली कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या जो बिहेवियर है स्टील का वो इसलिए होता है कि जब हम डायमीटर जो है वो सेम लेते हैं स्पेसिमन का, जो हमने इनिशियल डायमीटर होता है और फेलियर तक का डायमीटर हम सेम लेंगे तो यही वाली डायग्राम बनेगी जो कि मैंने आपके सामने बनाई है। अगर हम ट्रू स्पेसिमन की बात करें या ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करें तो उस केस में जो स्पेसिमन फेलियर के टाइम पे नेकिंग वाले एरिया का एरिया लेंगे, हम अगर उस स्पेसिमन के नेकिंग का एरिया लेंगे तो वो एरिया से जो आपके पास स्ट्रेस आएगी वो अल्टीमेटली हायर स्ट्रेस होगी जो कि कन्वेंशनल स्ट्रेस से ज़्यादा होगी। तो उस एरिया को या उस स्ट्रेस को हम उस स्ट्रेस की वजह से बनने वाली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को हम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहते हैं। वो कैसे है हम इससे आगे देखते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। ये हमने जो अभी इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाई है वो बेसिकली ये वाली थी, जहाँ पे पहला पॉइंट आया था हमारे पास यील्डिंग पॉइंट, प्रोपोर्शनल पॉइंट, दूसरा इलास्टिक रीजन, तीसरा यील्डिंग, और फिर अल्टीमेट के बाद फ्रैक्चर आ गया था, फेलियर आ गया था। लेकिन ऐसा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ऐसा नहीं होता। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या होता है कि अल्टीमेट इलास्टिक रीजन तक सेम रहती है, उसके बाद जो है वो डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। और डिफरेंट होने की वजह से इसका फेलियर मैकेनिज्म भी डिफरेंट हो जाता है। तो फेलियर डक्टाइल शेप, जब फेलियर शेप ऑफ अ स्टील स्पेसिमन कैसी होगी कि एक स्पेसिमन है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली जो कि जाज में आना है स्पेसिमन, और दो पॉइंट हमने मार्क कर लिए उसी स्पेसिमन के ऊपर जो कि गेज लेंथ को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो गेज लेंथ आपके पास कौन सी होगी? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट हमने ये मार्क कर लिया और एक पॉइंट हमने ये मार्क कर लिया, तो इस पॉइंट दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होगी दैट विल बी गेज लेंथ, जिसको हम इंडिकेट करते हैं एल नॉट के ऊपर। और जो एरिया होगा इसका इसका डायमीटर होगा, इस डायमीटर से एरिया निकलेगा उसको हम ए नॉट कहेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे सबसे पहले जब ये फेलियर हुआ तो नेकिंग प्रोड्यूस हुई। दिस इज दी नेकिंग। नेकिंग क्या होता है कि किसी भी स्पेसिमन जो के अंडर लोडिंग होता है उसके अंदर फेलियर से पहले उसका डायमीटर फेलियर वाले पॉइंट पे कम होता है। तो उस कम होने की वजह से उसकी एक शेप बनती है, उस शेप को हम नेकिंग बोलते हैं। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो फ्रैक्चर होता है वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो फ्रैक्चर होता है डक्टाइल मटेरियल में, उस फ्रैक्चर का नाम है कप कोन फ्रैक्चर। या उसको उस फ्रैक्चर को कप कोन फ्रैक्चर इसलिए कहते हैं कि वो डक्टाइल जो है मटेरियल थोड़ी सी फोर्स लगने के बाद उसमें कुछ डेफॉर्मेशन एग्जिबिट करता है, उसके बाद वो फेलियर की तरफ जाता है, जो कि ब्रिटल मटेरियल में ऐसा नहीं होता। तो डक्टाइल मटेरियल में कप कोन शेप बनती है। तो ये डिप्रेशन वाला एरिया जो है इसको हम कप कहते हैं, और ये जो कोन की शेप का बना हुआ है दैट विल बी नोन एज कोन शेप। तो फेलियर मैकेनिज्म जो है माइल्ड स्टील में वो कप कोन फेलियर होता है। इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।